हेलो। All okay? Great. So, good morning, everybody. How are you doing today? कैसे हैं आप लोग? अच्छे? चकाचक? झकाश? चलो। और 1 क्वेश्चन डे का आंसर जो लिख के लाए स्टूडियो स्टूडेंट हाथ उठाएं। अरे रे रे, सो मेनी डिफॉल्टर्स। और जो लिख के लाए 1 क्वेश्चन डे का आंसर वो यस कहें। अरे रे रे रे, यहाँ भी आधे ही लिख के लाए हैं और आधे नहीं लिख के लाए हैं। बेटा बाद में ना बहुत कष्ट होगा आपको अगर आप ये आंसर नहीं लिखते हो तो यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल, बिलीव मी। और अगर आप आंसर लिखोगे तो आपका होल्ड, आपका ग्रिप बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट मैं किसी भी दिन कहूंगा, एक दिन के लिए मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा टेलीग्राम पर और कहूंगा आपको कि आज सारे लोग अपने आंसर्स पोस्ट करो पीडीएफ बना करके। और उस दिन, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन बस क्लास के दौरान ही अनाउंस करूंगा। 10 मिनट का टाइम दूंगा पीडीएफ बनाने के लिए, फोटो खींच के, और उसी टाइम पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। एनी डे आई विल से। और जिसके सारे आंसर पोस्टेड होंगे वही आगे की टेस्ट के लिए और दूसरी फैसिलिटीज के लिए एलिजिबल होगा, है ना। सो बी रेडी। ऐसा किसी भी दिन कभी भी होगा आपके साथ, बिल्कुल तैयार रहना इस बात के लिए। सुयश इज आस्किंग, सर व्हेन ए कंपनी चेंज इट्स क्लास इज इट रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस? नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है ना, तो ऐसा कोई नोटिस देने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। ओके, ग्रेट। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा था कल चार्जेस के बारे में। अब एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, 6। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 था 73 से 76 से, तो सेक्शन 77 से कौन सा चैप्टर चालू हो रहा है? चैप्टर नंबर 6। ओके, ग्रेट। यहां बात हो रही है बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। सर तो सबसे पहली बात तो चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी प्रॉपर्टी में आप अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर दें, जैसे ये बिल्डिंग है, मैं इसका मालिक हूं, तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं? मैं इस बिल्डिंग को बेच सकता हूं, ये एक राइट है। मैं इसको किराए पर दे सकता हूं, ये मेरा दूसरा राइट है। मैं इसको टोटली डिमोलिश कर सकता हूं, ये मेरा तीसरा राइट है। मैं इसमें मेजर रिपेयर वर्क्स करवा सकता हूं, इसके स्ट्रक्चर में मेजर मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। ये सब छोटे छोटे पार्टीशन बना करके रूम्स बना के हॉस्टल चलाऊं मैं यहां पे, दैट आई कैन डू। इसका यूज चेंज कर सकता हूं, मैं इसको खाली रख सकता हूं, मैं इसको बैंक में गिरवी रख करके लोन ले सकता हूं, मैं इसको डोनेट कर सकता हूं। ये आपको क्या लग रहा था बिल्डिंग है तो बस एक ही राइट है? कई तरह के राइट्स है ना। मैं इसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट करवा सकता हूं अगले 6 महीने के लिए, कि मैं सरकार को दे दूंगी चलो इसको कोविड सेंटर की तरह चलाओ। मैं कई तरह के राइट्स इस बिल्डिंग पर रखता हूं।
अगर मैं लिखा पढ़ी करूं स्टैम्प पेपर पर और मैं कह दूं कि आज से सारे राइट्स आपके, ऑल राइट्स, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, इसको कहेंगे सेल। समझे आप? लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग के सिर्फ कुछ राइट्स आपको दे दूं कि भाई साहब ओनरशिप मेरी रहेगी, राइट टू यूज भी मेरा रहेगा, डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग छोटी मोटी ये सब मैं करवाऊंगा, पर चूंकि आपकी बैंक ने मुझे लोन दिया है तो जो इसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, क्या है इसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैं आपके पास रख देता हूं। और चूंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके पास है तो मैं इसको किसी और को बेच नहीं पाऊंगा। अरे मकान बेचने जाओ तो सामने वाला सबसे पहले पुरानी रजिस्ट्री की डिमांड करता है कि देख तो नई रजिस्ट्री कर, पर जरा पुरानी रजिस्ट्री की ओरिजिनल मुझे दे, तब तो जाके कुछ बात बनेगी। हेलो, है ना? बस वैसे ही कुछ बात यहां पे भी हो जाएगी कि अगर कुछ राइट्स इसलिए ट्रांसफर कर दिए जाएं जिससे कि कोई मुझे लोन दे दे, सर तो बैंक इस राइट को लेके क्या करेगा? अरे भाई मैं बैंक की परमिशन के बिना इस बिल्डिंग को बेच नहीं पाऊंगा, और बल्कि मैं बैंक को ये लिख के दे दूंगा कि अगर मैं लोन चुकाने में डिफॉल्ट करूं तो अभी तो मैंने सिर्फ पेपर्स आपको दिए हैं, अगर मैं लोन चुकाने में डिफॉल्ट करूं तो पोजीशन भी आप ले लेना, ओनरशिप भी आप ले लेना और बेच भी देना और अपना पैसा वसूल भी कर देना। इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज। When some of the rights of a property are transferred in favor of a money lender for the purpose of securing a loan, then this is actually named as charge. अब जो चार्ज होता है ना बेटा, वो दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। संस्कार, चिंता मत करो बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। सर तो ये फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? वेरी सिंपल बेटा, अगर किसी आइडेंटिफाइड एसेट पे चार्ज हो तो वो चार्ज कैसा होगा? फिक्स चार्ज। जैसे ये स्पेसिफिक बिल्डिंग मैं बैंक के फेवर में चार्ज कर दूं तो यार ये बिल्डिंग तो फिक्स ही है ना यहाँ पे। नहीं सर, अर्थ इज रोटेटिंग, तो जमीन नीचे से खसक के इधर उधर घूमती जाएगी। आज इस जमीन पे ये बिल्डिंग है, कल को पास वाली आ जाएगी, परसों उसके बाद वाली आ जाएगी, उसके अगले दिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां पे होगा, अगले महीने एफिल टावर यहां पे होगा। इस जमीन पे जो भी बिल्डिंग होगी मैं वो गिरवी रखता हूं। अरे जो भी क्या होगी, यही होगी ना आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी। अरे आप बैंक से कार लोन ले लो तो आप मोहल्ले की सारी कार गिरवी रख दोगे, शोरूम की सारी कार गिरवी रख दोगे कि सिर्फ अपनी स्पेसिफिक कार? नहीं, तो पहचान कैसे आएगी? अब जैसे आपने मारुति कंपनी की कार ली तो पहचान कैसे आएगी? ऐसी जैसे हजारों लाखों कारें बिकी देश में। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान में आ जाएगी। वो जो नंबर प्लेट आगे पीछे लगी होती है उससे पहचान में आएगी ना, वो भी प्राइमा फेसी एविडेंस है। इतनी पिक्चरें आपने देखी है, नंबर प्लेट निकाल के दूसरी कस लो, नंबर प्लेट गिर जाए तो फिर कैसे पहचानोगे? आरसी बुक, और आरसी बुक तो चोर चोरी करके ले गया, अब आरसी बुक तो आप ही के पास रह गई। दो चीजें होती है, एक होता है चेसिस नंबर और एक होता है इंजन नंबर। जब गाड़ी आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो पेंसिल से बकायदा उसको ट्रेस करते हैं, चेसिस नंबर और इंजन नंबर। वो गाड़ी के ऊपर होगा तो ही गाड़ी असली मानी जाएगी। कोई उसको मेल्ट करने की कोशिश करे, मिटाने की कोशिश करे तो गाड़ी नकली हो जाएगी। फिर इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, इन तीनों चीजों से मिलकर आपकी व्हीकल की एक यूनिक पहचान बन जाती है। भले बाहर से तुम दूसरा कलर करवा लो उसके ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर व्हीकल पे लोन लोगे तो वो आइडेंटिफाइड एसेट पर है कि हाँ ये स्पेसिफिक कार है जिसको मैंने गिरवी रखा है। अगर आपने गोल्ड लोन लिया, आप चले गए मुथूट फाइनेंस, आप चले गए मणप्पुरम गोल्ड लोन, और आपने क्या करा कि आपके पास में एक सोने की चेन थी, मोटे वाली चेन। क्या थी? सांकल थी पूरी की पूरी, बप्पे लहरी टाइप की, 100 ग्राम की चेन।
100 ग्राम की चेन मतलब तो 5 लाख रुपए की चेन हो गई लगभग, 4.5-5 लाख। 4.5-5 लाख की चेन आपने रख दी गिरवी। गिरवी मतलब प्लेज। प्लेज जो है वो चार्ज का एक टाइप है। चार्ज कई टाइप का होता है, मॉर्गेज होता है, हाइपोथेकेशन होता है, प्लेज होता है। बताओ ये आइडेंटिफाइड एसेट पर चार्ज है कि बदलती रहने वाली एसेट पर चार्ज? पोल लॉन्च कर देता हूं, जो कहना चाह रहे हैं कि ये आइडेंटिफाइड एसेट पे चार्ज है वो यस कहें। ये आइडेंटिफाइड एसेट पर चार्ज है कि बदलती हुई एसेट पर चार्ज? वोट फॉर आइडेंटिफाइड। ओनली 1-2 पीपल। वोट फॉर बदलती हुई। अरे बाकी मट्ठों, किधर तो वोट करो, आके बैठ गए। यहां भी कुछ मट्टे हैं। 18 बच्चे यहां ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया। 18 पीपल, 16 पीपल नाउ। वोट नहीं करना मतलब बेटा अटेम्प्ट ही नहीं करना। अटेम्प्ट नहीं करना समझते हो ना क्या मतलब होता है? अटेम्प्ट नहीं देना। सीधे करियर 6 महीने आगे, सीए 6 महीने आगे, नौकरी 6 महीने आगे, शादी 6 महीने आगे, पूरी जिंदगी 6 महीने आगे। पर मरना तो तभी है जब मरना है। लाइफ छोटी हो जाएगी यार। अब भाई इतना मोटिवेशनल स्पीच के बाद 9 मट्ठे ने अभी तक वोट नहीं करा है। यहां बैठे हुए 10-20 मट्ठों ने भी वोट नहीं करा। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते ना उनको मालूम बोलते हैं मट्ठा, आलसी एकदम। 56% पीपल आर सेइंग यस, ये आइडेंटिफाइड एसेट है। हाँ बेटा ये आइडेंटिफाइड एसेट है, क्योंकि वो गोल्ड चेन जो है वो बदलेगी थोड़ी, वो तो उनके पास दे देते हो आप। गोल्ड लोन में क्या होता है कि गोल्ड आपके पास रहेगा और उनको खाली दिखा के आओगे, ऐसा नहीं होता। उनके पास गोल्ड जमा हो जाता है। जब तक आपका लोन बाकी है ये एसेट उनके पास ही जमा रहेगी, इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, बदलेगी नहीं। वो आइडेंटिफाइड है, वही चेन है। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन लोन चुका दोगे तो कोई सी भी 100 ग्राम की चेन दे देंगे क्या आपको? और एक दूसरी चेन दे दी 80 ग्राम की निकली तो 20 ग्राम का एक टुकड़ा अलग दे दिया? ऐसा ही होगा ना कि जो चेन, जो 9 लाख का हार आपने गिरवी रखा था वही मिलेगा कि कोई सा न कोई सा बदले में मिल जाएगा? जो रखा था वही मिलेगा कि दूसरा मिलेगा? जो रखा था वही मिलेगा। समझ गए आप इस बात को? तो अरे क्या होता है, चेन स्नैचिंग हो जाती है ना तो लोग पुलिस रिपोर्ट लिखाते हैं। तो पहले तो पुलिस तो रिपोर्ट लिखती नहीं ना। हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया चलन है, रिपोर्ट लिखाने जाओ पुलिस वाले भगा देते हैं। हाँ बोलो पुलिस स्टेशन खोला क्यों है? अरे बोले वो हमने पैसे कमाने के लिए। फिर जान पहचान लगाओ, रिपोर्ट लिखा दो। अब क्या उनकी रिपोर्ट जितनी पेंडिंग रहती है उनके थाने का रिकॉर्ड खराब होता है, ये प्रॉब्लम है उनका। तो जब कोई चेन स्नैचर पकड़ा जाता है जिसने पुलिस को पैसे नहीं दिए वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा यार। जब कोई चेन स्नैचर पकड़ा जाएगा तो उसके बाद 5-10 चेन मिल जाती है, तो जिनकी रिपोर्ट है उनको पुलिस बुलाती है फिर कि देखो इसमें आपकी चेन कौन सी है। बोलो नहीं इसमें से मेरी कोई सी भी नहीं, वो दूसरे ने खींची। पुलिस बोलेगी इनमें से एक पसंद करो, ले जाओ, किस्सा खत्म करो। फिर वो आप पे प्रेशराइज करेंगे। फिर क्या मरता क्या ना करता, कुछ तो मिल रहा है, आप भी ये सोचते हो कि अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो ये वाली ठीक है, चल जो मिल गई वो ठीक है। वो पुलिस स्टेशन की कहानी। बट गोल्ड लोन में ऐसा नहीं होता है। इधर तो बड़ी सुंदर ज्वेलरी आपने डिपॉजिट करी 1 महीने के लिए कि लोन दे दो, वो वापस लेने गया तो ऐसा डल्ला दे दिया। हिंदी में ऐसा मालवी में बोलते हैं टुकड़े को डल्ला। एक टुकड़ा दे दिया उन्होंने, एक पीस ऑफ गोल्ड दे दिया। बोले ये ले, बोले हैं, बोले गोल्ड के बदले गोल्ड। ऐसा नहीं होता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है? वो आइडेंटिफाइड है। ठीक है। अच्छा इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे गोडाउन में माल भरा पड़ा है फिनिश गुड्स का। हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं और बेचते हैं, बल्कि मेरा तो शोरूम है, चलो हटाओ, लोटस टाइप का या लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा मेरा एक शोरूम है जहां पे कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स रखे हैं, वाइट गुड्स रखे हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, ढेरों सारे पड़े हैं। टोटल नहीं तो 500 पीसेस रखे हैं।
एक पीस एवरेज 50,000 का है। 50,000 मतलब 2.5 करोड़ का माल है मेरे गोडाउन में शोरूम में। अब 2.5 करोड़ का माल गोडाउन में शोरूम में रखूंगा मैं, तो यार मतलब लोन लगता है ना। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला मुझे कैश क्रेडिट लिमिट दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, तेरे स्टॉक पर हाइपोथिकेशन। अरे सर, स्टॉक गिरवी रख दोगे, बेचोगे क्या? गिरवी नहीं रखा है, हाइपोथिकेट किया। ये एसी टीवी फ्रिज जो जेठालाल चंपकलाल गड़ा की शॉप में है, यही सोच रहे थे ना तुम? ये बिकेगा, और सर ये बिक जाएगा तो आपने बैंक की सिक्योरिटी बेच डाली, रिप्लेस हो जाएगा ना, नया माल आ जाएगा। ये रोटेट होता रहेगा। बैंक का एक ही बॉदरेशन है कि तुम स्टॉक का लेवल मेंटेन करो। थोड़ा अप डाउन चलेगा, बट लेवल फिर भी क्या करो, मेंटेन करो। कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। बताओ, अब ये जो टीवी फ्रिज एसी था, ये आइडेंटिफाइड एसेट है क्या? बैंक वाले ऑयल पेंट से उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा के गए क्या यही वाला टीवी है? नहीं, ये नॉट आइडेंटिफाइड एसेट है, ये चेंजेबल एसेट है, ये फ्लोटिंग एसेट है। इसलिए चार्ज क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग। अच्छा, फिक्स चार्ज ना सिर्फ प्रेजेंट एसेट पे होता है, फ्लोटिंग चार्ज प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एसेट पे भी होता है। आज ये टीवी रखे हैं गोडाउन में तो इन पे चार्ज है, कल नए आ जाएंगे तो उन पे चार्ज होगा, परसों और नए आ जाएंगे तो उन पे चार्ज हो जाएगा। फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। मोस्टली देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज ये होगा और मूवेबल पे फ्लोटिंग ही होगा, बट जनरली ऐसा होता है। होने को कहीं कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल टेस्ट है कि अगर असेट आइडेंटिफाइड है, उस पे बैंक अपनी सील लगा गया कि यही वाली चीज है, तो फिर क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। और अगर वो बदलती रहेगी बट लेवल मेंटेन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग। छापो। हाँ जी, छाप दिया क्या? वेरी गुड। कितनी तारीख को टेस्ट है? 21। काउंट डाउन चल रहा है बेटा, एक दिन गुजर गया इस बात को, है ना? 10 तारीख हो गई, अब 10 दिन और बचे हैं बीच में। 21 तारीख को तो मैं रात को 12 बजे भी टेस्ट ले सकता हूँ ना इधर। 20 तारीख की रात की 12 बजे, बात 21 की हुई है, टाइम तो अब आपके पास बीच में 10 दिन बचे हैं, पढ़ना शुरू कर दो एकदम। अब ये ना एग्जांपल्स ऑफ चार्जेस हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप अपनी सारी स्किल्स लगा के ज्यादा अंदर मत घुस जाना, क्योंकि ये मैं आपको वैसे ही सिलेबस की बाउंड्री के बाहर ले जाके बता रहा हूं। सिलेबस में ये सब डिफाइंड नहीं है, उसमें तो बोला है चार्ज है, जाओ रजिस्टर कराओ, बात खत्म। तो हम सिलेबस की बाउंड्री के बाहर हैं, इसलिए जितना मैं बताऊं उतने से खुश रहें और ज्यादा सवाल इस पर ना पूछें। इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये है बहुत काम की चीज। लोग चार्टनी एग्जाम में नहीं आता है, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हैं, तब तक भी कई लोगों को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता, क्योंकि कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं है ना। पर आपके सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है, नोट तो कर ही लेना आप। एक तो होता है बेटा चार्ज के 3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मॉर्गेज, दूसरा एग्जाम्पल हाइपोथिकेशन, तीसरा एग्जाम्पल प्लेज। फिर मॉर्गेज के भी 2 टाइप, एक होता है लीगल मॉर्गेज जिसको लोग इंग्लिश मॉर्गेज भी कह देते हैं, और एक होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। तो सर इसको क्या बोले, हिंदी मॉर्गेज? नहीं, कुछ नहीं बोलते इसको।
मतलब जो ज्यादा ढंग का है उसको तो इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं। जो भी अच्छी चीज चलती है, डमशराज खेला है कभी आप? तो मूवी के नाम इंग्लिश है कि हिंदी, तो यूं करो तो इंग्लिश और यूं करो तो हिंदी, ऐसे ही होता है ना। बताओ मतलब हम हिंदुस्तानियों ने क्या कर डाला कि मतलब इंग्लिश के लिए थम्स अप और हिंदी के लिए थम्स डाउन। किसी को चिढ़ाना होता है, किसी की बेइज्जती हो जाए तो क्या बोलते हैं लोग, अरे हिंदी होगी इसकी तो यार। ऐसा सुना है मैंने लोग, बट ऐसा ही है, क्या करो। लीगल मॉर्गेज, हाउ इज इट क्रिएटेड? कैसे क्रिएट होता है लीगल मॉर्गेज? ऑनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है डायरेक्ट। आपने एक नया फ्लैट खरीदा, बैंक से लोन लिया, तो बैंक बोलेगा लोन चाहिए, आप बोलो हाँ, बोले सबसे पहले इसकी रजिस्ट्री बैंक के नाम कर दे। अरे सर ऐसा? बोले हाँ इसमें ऐसा ही होगा। ऑनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती। कल को अगर आप लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दो ना, तो बैंक को कुछ नहीं करना, ऑनर तो वो पहले से ही है, बस धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देंगे। सर ऑनरशिप उनको दे दूंगा तो मैं कहां रहूंगा? नहीं नहीं, ऑनरशिप उनकी, पोजीशन आपका रहेगा। ऑनरशिप और पोजीशन दो अलग मुद्दे हैं, समझते हो ना आप? स्वत्व एक अलग बात है और कब्जा एक अलग बात। गांव में तो एक कहावत होती है कि दावा झूठा, कब्जा सच्चा। मेरे पास प्रॉपर्टी की पेपर है, टू हेल विद दैट, फेंक दे उनको आग में। ये जमीन मेरे कब्जे में, मैं इस पे खेती करता हूं, आ जाए या सिर फोड़ दूंगा। हाँ गांव में ज्यादा करके जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं। कोर्ट में आप जाएं कभी तो कई सारे आपको ग्रामीण लोग दिखेंगे, और मैक्सिमम वो जमीन के झगड़े होते हैं और मार डालते लोग वहां। ऐसा सिंपल कंसेप्ट चलता है कि ये एमपी में थोड़ा कम होता है, बहुत से स्टेट में तो बहुत ज्यादा होता है। ये मेरी जमीन में घुसा, सिर फोड़ दिया, खेल खत्म। जिसका कब्जा है ना वो मालिक है, पेपर वेपर का कुछ नहीं चलता है उधर। बोले भारत सरकार है, बोले होगा चल भाई ऐसे। सरकारी जमीनों पे कब्जा होता है, सरकार नहीं छुड़वा पाती है। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी मेरी तो ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ अपन ने बैंक को सिर्फ क्या दिए? पेपर्स दिए। ठीक है भाई साहब, ऑनरशिप चली जाती है, पर ये बहुत बुरी बात है यार, ऑनरशिप ही चली जाती है यार। ऑनरशिप जाएगी तो स्टैंप ड्यूटी बहुत हेवी पड़ जाती है यार। 8% 10% तो स्टैंप का ही खर्चा हो जाता है। मध्य प्रदेश तो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टेट है। अच्छा, इक्विटेबल मॉर्गेज, रियल लाइफ में जो हजारों लाखों हाउसिंग लोन रोज सैंक्शन होते हैं ना, वो लीगल मॉर्गेज से नहीं होते हैं। वो सब किससे होते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज से होते हैं। अब ये इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब ये है कि जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया, रजिस्ट्री आपके नाम हो गई, तो मकान की ओनरशिप भी आपकी, पोजीशन भी आपका, आप ही यूज करो। लेकिन ये जो पेपर्स है ना, ये बैंक के पास जमा हो जाता है। और साथ में एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होती है, जिसमें आप लिखते हो कि मैंने अपनी राजी मर्जी से ये पेपर्स बैंक को दिए हैं, और अगर मैं लोन चुकाने में डिफॉल्ट करूं तो बैंक कोर्ट के थ्रू इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती है। लिखा पढ़ी जरूरी, मॉर्गेज डीड बनाना जरूरी, नहीं तो कल को तो आप मुकर जाओ। कल को जाके आप पुलिस रिपोर्ट लिखा दो मेरे पेपर चोरी हो गए, या पुलिस रिपोर्ट लिखा दो कि साहब वो मैनेजर साहब को मैं पेपर दिखाने गया था, वो 4 आदमी उन्होंने और बुलाया, अंदर ले जाके मुझे बहुत मारा, पेपर छीन के भगा दिया। तो आप एक मॉर्गेज डीड साइन करते हो उसके लिए बैंक के साथ में। ओके। हाइपोथिकेशन, इसमें ऑनरशिप भी आपकी, पोजीशन भी आपका, राइट टू यूज भी आपका, और बड़ी मजे की बात, राइट टू सेल भी आपके पास। राइट टू यूज तो छोड़ो, बेचने का भी राइट है। सर वो बेचारे बैंक वाले को क्या मिला? कागज जिस पे आपने ये लिखा है कि गोडाउन मेरा है, अंदर माल भी मेरा भरा है, ऑनरशिप भी मेरी, पोजीशन भी मेरा, बेचूंगा भी मैं, पर लेवल मेंटेन करूंगा।
स्टॉक का, और जिस दिन लोन चुकाने में डिफॉल्टर सा दिखूं, ताला मार देना आके यहां पे। उस दिन ये फ्लोटिंग चार्ज बन जाएगा फिक्स चार्ज। अगर बैंक आगे ताला मार दे तो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा? फिक्स चार्ज। कुछ लोग उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज लाइक ए क्लाउड, वो मंडरा रहा है आपके घर के ऊपर, बादल मंडरा रहा है, आप उसको नहीं करते हिश, वो मंडराएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। पर वो बादल गिर पड़े वहीं तो केदारनाथ मूवी बन जाती। हेलो, समझ गए आप? वो क्रिस्टलाइजेशन। यस, वो छोटे भाई वाली कंप्लेन जैसा हो जाएगा। ओह आई मिस्ड इट। यूपी में बहुत होता है। हाँ बेटा वो तो होता है। यूपी बिहार के नाम से ही मुझे थोड़ा डर ही लगता है। पता नहीं इमेज ज्यादा खराब है कि वाकई होता है, आई डोंट नो। सर ताला मारने के बाद बैंक गुड्स बेच सकता है? हाँ, बल्कि जल्दी बेच देना चाहिए, ये तो आप पीछे के दरवाजे से आके गुड्स भी निकाल के ले जाओगे। अब तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो इस पे जो नहीं पूछना चाहिए। प्लेज, ये मनी लेंडर के लिए सबसे सेफ चार्ज है। मनी लेंडर के लिए सबसे सेफ चार्ज अगर कोई है, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें ऑनरशिप आपकी, कोई पेपर्स हो तो वो आप रखो, पेपर होते नहीं अव्वल तो पोजीशन चला जाता। कितना आसान काम है कि आपने गोल्ड चेन मनप्पुरम को दे दी, आपने लोन चुकाने में डिफॉल्ट करा, उन्होंने बोला ओके, आपकी ड्यू डेट निकल गई, आप लोन नहीं चुकाए, मनप्पुरम क्या बोलेगा? ओके, खत्म खत्म। अभी तक उनके पास पोजीशन थी, अब उनके पास ऑनरशिप भी आ गई, वो इमीडिएट बेच सकते हैं। बड़ी मजे की बात है, पोजीशन उनके पास है लेकिन राइट टू यूज उनके पास नहीं है। मालूम पर आज आप चेन गिरवी रख के आए, आज आप वो क्या बोलते हैं गले में पहनते हैं, वो लेडीज पहनती हार, इन्हीं जो थोड़ा ऐसा जो भी यार होता हो, नेकलेस, कुछ भी, समथिंग लाइक, थोड़ा कमजोर हूं इस मामले में, चोकर, ओके, हाँ जो भी अच्छी बढ़िया सी गोल्ड ज्वेलरी आपने इधर तो प्लेज करी, आज वाइफ और हस्बैंड जाकर के आज ही प्लेज करके आए, पैसे लेके आए, शाम को पार्टी में वो मणप्पुरम के मैनेजर की वाइफ पहन के घूम रही है। हाँ बोलो ये क्या है? बोले गिरवी है, ये गिरवी प्लेज है। बोले हाँ ये प्लेज है, पर लॉकर में रहेगा, तेरे को राइट टू यूज नहीं दिया है। समझ गए आप इस बात को? बट सबसे सेफ है यार प्लेज। बरसों से जब बैंक लोन नहीं दिया करते थे ना, तो जो गांव के अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे कि लोगों की ज्वेलरी प्लेज करके और उनको लोन दे देते थे। यही चलता आया है हमेशा से। पहले बैंक मना करते थे कि ये सब हम नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन लेटर बैंक रियलाइज की मलाई तो इसमें ही है, तो सब बैंकों ने गोल्ड लोन चालू कर दी। हिंदुस्तान में तो टन्स में ना गोल्ड लोगों के पास, सबके पास मिला के तो 11%, ऑल वर्ल्ड का 11% अपने पास है। हाँ वो ऑफिशियल वाला होगा शायद, अनऑफिशियल को भी एस्टिमेट किया गया लेडीज के पास। हाँ हो गया। वो मंगलसूत्र नहीं रही यार, तुम कैसे हो यार? मंगलसूत्र नहीं गिरवी रखे जाते बेटा, और वो गिरवी रख भी तो दूसरा पहनता नहीं फिर उसको कभी भी। वो मंगलसूत्र गिरवी रखने की नौबत तो फिल्मों में आती कि अब कुछ नहीं बचा है, उधर पति मर रहा है, फिर वाइफ बोलेगी कि फिर क्या करें, सब ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। सर ये बेचारा जो बोरोवर है उसने ऑनरशिप दे दी, तो उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा पोजीशन। और यहां क्या बचा? पोजीशन भी है और ऑनरशिप भी है, केवल पेपर्स गए। यहां क्या बचा? पोजीशन भी है, ऑनरशिप भी है, राइट टू सेल भी है, सब अपने ही पास है। सर ये तो सबसे ज्यादा अनसेफ है मनी लेंडर के लिए। हाँ, इसीलिए बैंक जब हाइपोथिकेशन पे सीसी लिमिट देता है ना, तो साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिमांड करता है। ठीक है, स्टॉक तो प्राइमरी सिक्योरिटी है, कोलेटरल भी दे। और इसमें पता है बैंक क्या कहता है? हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर कि इस महीने तेरे गोडाउन में कितना माल है। सर वो मैं झूठा सबमिट कर दूं तो बड़े
बड़े स्टॉक लोन में, बड़े सीसी लिमिट में बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर देता है स्टॉक ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना बताए एक दिन पहुंच जाता है कंपनी में कि हम आ गए, जैसे इनकम टैक्स वाले बिना बताए आते हैं ना, बता के थोड़ी आते कल सुबह आ रहे हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना बताए एक दिन अपने आर्टिकल्स के साथ टीम लेके धमक जाता है और बोलता है बिल्कुल ऐसा ही, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो फिर वो घबराता है ऑनर, अरे फिर वो जी हुजूरी करता है। वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत इज्जत मिलती है। अरे सर, यस सर, कोल्ड ड्रिंक लाओ, कचौरी लाओ, खाना खिलाओ, सब करो। बोले हाँ वो सब ठीक है, अभी हम स्टॉक चेक करेंगे। फिर स्टॉक टेकिंग होती है बकायदा, नंबर्स काउंट किए जाते हैं और सब रिपोर्ट बना के दी जाती है, स्टॉक ऑडिट। स्टॉक हाइपोथेकेशन में यही होता नहीं, और किसी चीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल नहीं है। जैसे लीगल इक्विटेबल मॉर्गेज में बैंक लॉयर को इन्वॉल्व करता, हाइपोथेकेशन मोस्टली स्टॉक का ही होता है, क्योंकि अगर स्टॉक को प्लेज कर दोगे तो बिजनेस क्या करोगे। वैसे जो व्हीकल्स पे होता है उसको लोग कहते हैं हाइपोथेकेशन है, बट वो होता फिक्स चार्ज। प्लेज में सिर्फ ऑनरशिप रह जाती है आपके पास, पोजीशन चला जाता है। सर डिफॉल्ट कर दें तो लेंडर ऑलरेडी मालिक है, वो सिंपली एसेट को क्या कर देगा, बेच देगा। सर इधर डिफॉल्ट कर दें तो ये लो, वो डायलॉग हो गया, मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो स्टॉक चेक करके ही जाऊंगा। बड़े फिल्मी हो तुम तो यार। सर हम भी जाने को मिलेगा ऐसा? हाँ, अगर आप आर्टिकलशिप जहां करोगे वहां स्टॉक ऑडिट है तो आप भी जाना। अरे वहां आर्टिकल की भी इज्जत होती है, सीए तो सीए, क्योंकि आर्टिकल ही तो स्टॉक टेकिंग कर रहा है। अब मैंने आई वॉज आर्टिकल ना, तो हमारे कुछ क्लाइंट बहुत अच्छे थे। मतलब उनको क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी आपको अपॉइंट करे ना तो बहुत इज्जत मिलती, खुद ऑडिटी ही आपको अपॉइंट करे तो थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि वही पैसे दे रहा है, उसी ने अपॉइंट करा है। पर हमारे सर के कुछ क्लाइंट बड़े अच्छे थे कि हम ऑडिट करने उनके यहाँ जाते तो वो गर्मियों के दिनों में जाते और लस्सी वस्सी पिलाते हमको, तो हम में होड़ मची रहती थी कि वहां ऑडिट करने कौन जाएगा। अच्छे ऑडिट मिलते हैं बेटा। कुछ ऐसे होते जो पानी भी ना पूछे, पानी पूछना तो छोड़ो, बैठने की ढंग से जगह ना दे। लेंडर्स विल हैव टू सेल एसेट थ्रू एनी अथॉरिटी। इक्विटेबल मॉर्गेज में ऐसा नहीं है बेटा। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है कि अगर आप डिफॉल्ट कर दें तो बैंक को फिर कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है, फिर जाके एसेट बेचते हैं, थोड़ी प्रोसेस है बाद में। सर ये तो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है ना बेटा, अभी 1000 लोगों को लोन दिया, उसमें से 3 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो 3 लोगों को जितना ही कष्ट उठाना पड़ेगा ये सब। ये तो 1000 के 1000 लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है लीगल मॉर्गेज में। तो समझ रहे हो ना आप बात को। हाइपोथेकेशन, लेंडर विल हैव टू फर्स्ट सीज एंड देन सेल, मतलब बैंक आपके गोडाउन पे ताला मार देगा, ये सीज है। प्लेज कुछ नहीं करना है, बेच दो। सर आप स्टॉक ऑडिट करते हो? नहीं बेटा, एज एन आर्टिकल मैंने किया है, अब नहीं करता। आई एम नॉट इनटू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। बात बात पे पर्सनल हो जाते हो तुम लोग, मेरे बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते। कितने पैसे मिलते हैं आर्टिकल को? अरे कम ही मिलते हैं बेटा, हमारे टाइम तो खैर मिलते ही नहीं थे। मतलब हाँ ठीक है, एक तो हम तुमको काम सिखा रहे हो, ऊपर से पैसे थे, चलो भागो यहाँ से। हाँ 2000, 2500, 3000 ऐसा होता है स्टाइपेंड महीने का। टाइप्स ऑफ असेट्स, ओ लालची लोगों पढ़ाई पे ध्यान दो।
सर दोनों पार्टी अग्री करती है फॉर एनी वन ऑफ दीज। क्या एनी वन ऑफ दीज? टाइप्स ऑफ एसेट्स नॉर्मली कौन से एसेट नॉर्मली है ना, ऐसा फिक्स नहीं है। यूजुअली लीगल मॉर्गेज और इलीगल नहीं, लीगल और इलीगल नहीं है ना बेटा, लीगल और इक्विटेबल ये किस पे होता है? यूजुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और ये दोनों यूजुअली किस पे होते हैं? मूवेबल पे। यूजुअली नॉर्मली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, होने को तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। हाँ बेटा, चार्ज के लिए दोनों पार्टी अग्री होगी ना, वो तो आप लोन लेने जाओगे तो बैंक अपने आप ही बोलेगा कि असेट दो तो लोन देंगे, तो चार्ज करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल हाउसिंग लोन। बट लीगल मॉर्गेज लगभग नहीं चलता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। पहले आप बैंक के फेवर में रजिस्ट्री करो, फिर लोन चुका दो तो बैंक वापस आपके फेवर में रजिस्ट्री करे। मालूम पड़ा 20% तो स्टैंप ड्यूटी लग गई, 10 और 10 वो सारा आप ही को उठाना है, बैंक थोड़ी उठाएगा। हाइपोथेकेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है सीसी लिमिट, और प्लेज का सबसे कॉमन एग्जांपल है पर्सनल लोन। गोल्ड लोन पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आता है। अच्छा, गोल्ड लोन में ना सामने वाला पर्पस नहीं पूछता है कि तू गोल्ड गिरवी रख के पैसे तो ले जा रहा है, करेगा क्या? तो चूल्हे में जाते ना, मन पड़े जो कर। यूजुअली बैंक लोन देता है तो पर्पस पूछता है, और उस पर्पस के अलावा और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करने देता है। आप कार लोन लो तो वो पैसे आपको नहीं देते हैं, वो कार डीलर को देते हैं। हाउसिंग लोन लो तो बिल्डर को पैसे देते हैं। एजुकेशन लोन लो तो कॉलेज को पैसे देते हैं, आपके हाथ में पैसे देते ही नहीं है। पर्पस के अलावा फंड डाइवर्ट करो, गला दबा देता है बैंक। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। भाई साहब पैसे का करे हो क्या? बोले तेरे को क्या मतलब, मैं इस पैसे सट्टा खेलूंगा, बोल मेरा जो मन पड़ा करेगा, आग लगा दूंगा, मैं पब में जाके उड़ा दूंगा, क्या कहना तेरा? हाँ बोले करो ना, मेरे क्या करना है। पर्सनल लोन में पर्पस नहीं पूछते, सिक्योरिटी तगड़ी होती है, तेरा मन पड़े जो कर, नहीं चुकाएगा तो हम देख लेंगे। सीसी लिमिट एफएम की थ्योरी में पढ़ेंगे, थोड़ा तो बताया मैंने, ज्यादा वहां पढ़ाऊंगा। कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं फुल फॉर्म। सर मतलब कौन सा चार्ज लगेगा ये कौन डिसाइड करता है? वो नेचर ऑफ एसेट पे डिपेंड करता है सिद्धार्थ। हाउसिंग लोन में इक्विटेबल होता है, सीसी लिमिट में हाइपोथेकेशन होता है, पर्सनल लोन में प्लेज होता है। ओके, वैसे डिसाइड हमेशा मनी लेंडर ही करता है सिद्धार्थ। मनी लेंडर ही डिसाइड करता है क्योंकि उसका अपर हैंड है ना, पैसे वो दे रहा है ना, तो वो जैसा नचाएगा वैसा आपको नाचना पड़ेगा। मनी लेंडर बोले चाह तेरे को अनसिक्योर्ड लोन दिया तो वह बढ़िया, कुछ चार्ज करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है। एक तो मेरा मन पड़ेगा वहां पैसे खर्च करूंगा, और दूसरा सिक्योरिटी भी कुछ नहीं दूंगा। अब आप क्रेडिट कार्ड ले गए और पता नहीं आपने कहां तो भी पैसे खर्च कर दिए, तो कहां कार्ड कंपनी फोन लगा के ये नहीं बोलेगी सर क्या कर रहे हो, ये ढंग के काम में पैसा खर्च किया करो, दारू की दुकान पे पैसा खर्च कर दिया। दे डोंट बॉदर। और सिक्योरिटी भी कुछ नहीं, वो अनसिक्योर्ड लोन है। बस बेटा, डोंट आस्क मी टू मेनी क्वेश्चंस। एजुकेशन लोन के लिए कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, तुम्हारी डिग्री पे थोड़ी चार्ज क्रिएट कर लेंगे कि तू इंजीनियरिंग कर रहा है, चल तेरी डिग्री पे चार्ज, कल को तूने डिफॉल्ट करा तो हम इंजीनियर हो जाएंगे। एजुकेशन लोन मोस्टली अनसिक्योर्ड होते हैं। लीगल मॉर्गेज रियल लाइफ में बहुत कम होता है, होता तो है। सर किसने करा? वो है ना एक अपने अजय शर्मा जी। सर मैं नहीं जानता उनको, तो फिर ऐसा सवाल क्यों पूछते? सर पर वो तो फिर अपने फायदे वाला ही डिसाइड करेंगे। हाँ बेटा सिद्धार्थ, बहुत ही क्यूरियस बच्चे हो तुम तो। जो लोन देगा वो उसके हिसाब से ही डिसाइड करेगा। तुम बोलो ये अच्छी बात नहीं है तो बोलेगा तू निकल यहां से, चल पतली गली से निकल ले, कट ले, बाबा आगे बढ़ो, ऐसा हो जाएगा। अरे भगवान मना करा था फिर भी सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। सर इक्विटेबल एंड हाइपोथेकेशन में डिफरेंस समझ नहीं आया। अरे बेटा इन दोनों में सिमिलैरिटी कुछ नहीं, डिफरेंस की बात कर रहे हो आप। इक्विटेबल मॉर्गेज में यूजुअली आप पेपर्स, रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री को गिरवी रख देते हो। हाइपोथेकेशन में कुछ भी नहीं गिरवी रखते हो,
बस आप बोलते हो गोडाउन में स्टॉक मेंटेन रहेगा। अगले 5 क्वेश्चन और आंसर करूंगा बस। सर इनमें से लोन रिसीवर के लिए सबसे ज्यादा सेफ क्या होता है? हाइपोथिकेशन, क्योंकि उसमें उसको कुछ नहीं देना पड़ता। सेफ मत बोलो, सबसे लेस कंबरसम कौन सा होता है? सबसे ज्यादा सुविधाजनक, सेफ मत बोलो। सुविधाजनक होता है हाइपोथिकेशन, क्योंकि अपने देना कुछ नहीं पड़ता, लोन मिल जाता है। बेटा एक बात दिमाग में रख लो, इस दुनिया में एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। दुनिया में देर आर नो फ्री लंचेस, इंग्लिश कहावत है, देर आर नो फ्री लंचेस। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सर आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम नॉट स्टडिंग, ओके यू विल पे लेटर। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ भी मुफ्त नहीं। सर अनसिक्योर्ड लोन में मेरी कोई भी एसेट चार्ज नहीं हुई, वाह मजा आ गया, उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। हर चीज की कीमत है बेटा। नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये कंपनीज एक्ट में आ गए बेटा। मैंने आपको सामान्य ज्ञान दे दिया, क्योंकि यार मुझे लगता है कि ठीक है सिलेबस तो है, बट कई चीजें आप गूगल करके भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए कि गूगल क्या करना है। वो मैं आपको जरूर पढ़ा देता हूं। कंपनीज एक्ट ने पता है क्या बोल दिया? आर यू अ कंपनी? एंड इफ यू से यस, बोले हैव यू क्रिएटेड ए चार्ज? आपने बोला यस, गो गेट इट रजिस्टर्ड विद आरओसी। हर छोटी छोटी बात तो आरओसी को बताई है हमने। आरओसी अंकल नाम बदल ले, हाँ। क्या हम जगह बदल ले? जाओ। क्या हम ऑब्जेक्ट बदल ले? ये लो हमने बदल लिया। ये हमने आर्टिकल बदल लिया, ये हमने ऐसा करा, ये हमने वैसा करा, ये हमने ये करा, ये हमने वो करा। हर बात, छोटी छोटी बात आरओसी को बताइए। ये तो बड़ी बात है। क्या आपने अपनी 200 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो चार्ज कर दी किसी के फेवर में? आर यू ए कंपनी? यस। हैव यू क्रेडिट चार्ज? यस। गो एंड गेट इट रजिस्टर्ड विद आरओसी। व्हाट इफ आई डोंट गेट इट रजिस्टर्ड? तू बिगाड़ क्या लेगा? चार्ज विल बिकम वॉइड। तो सर फिर लोन विल बिकम अनसिक्योर्ड। सो फार इट वॉज सिक्योर्ड लोन, नाउ इट इज अनसिक्योर्ड लोन। तो सर बढ़िया है ना, मेरा नुकसान थोड़ी बैंक का नुकसान है। बैंक इस बात को जानता है कि आपका नुकसान नहीं उन्हीं का है, वो आपसे ज्यादा शान है। तो बैंक क्या करता है? लोन सैंक्शन, एक सैंक्शन लेटर दे देता है आपको। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर पैसे? ये तो लेटर है। हम बोले देंगे ना। लोन सैंक्शन होना एक बात होती है, लोन डिसबर्स होना दूसरी बात होती। सैंक्शन मतलब वी एग्री वी आर गिविंग यू लोन, डिसबर्स मतलब ये ले पैसे। वो डिसबर्समेंट नहीं करते, बोलते जा चार्ज रजिस्टर करा के ला, उसका सर्टिफिकेट इधर जमा कर और तेरे पैसे ले जा। हाँ बेटा ऐसे ही होगा। चार्ज क्रिएट हुआ 1 जनवरी को, तो कब तक रजिस्टर कराना है? 30 डेज। कंपनीज एक्ट में अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 30 डेज कर दिया, तो कभी भूल जाओ तो 30 डेज लिख दो। तो देर आर चांसेस की, देर इज 70% प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि 70-80% प्लेसेस पे 30 डेज ही है। सर 30 जनवरी होना चाहिए। अरे रे रे 30 होना चाहिए कि 31? स्टूडियो वाले कुछ बच्चे बोले, ऑनलाइन वाले बोलो 30-31। कम ऑन टाइप करो जल्दी। सर आप सही हो। अरे हाँ, काउंटिंग करने में एक को नहीं लेंगे यार, काउंटिंग का रूल है ना यार। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये तो 1 जनवरी तो डे 0 है।
1 जनवरी तो डे 0 है, फिर काउंटिंग 2 जनवरी से चालू होगी, तो 31 जनवरी तक नॉर्मल फीस के साथ चार्ज। सर फीस लगेगी? हाँ जी, आरओसी में कोई भी डॉक्यूमेंट फ्री में फाइल नहीं होता, हर डॉक्यूमेंट की फाइलिंग फीस लगती। सर एक तो मैं जाके अपनी बात उनको बताऊं, ऊपर से उसके पैसे भी दूं, ये सही है? कंपनी बनाने का यही तो डिसएडवांटेज। ठीक है सर, अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है। 60 डेज सर, वो हम तो इंडियन है सर, हम तो लास्ट डेट पे काम करते हैं, और वो हमसे गलती से हम चूक गए। अब अब क्या होगा? अब लेट फीस के साथ, एक तो आरओसी से परमिशन लो कि मैं लेट जमा कर दूं, लास्ट डेट टू रजिस्टर विथ एडिशनल फीस, परमिशन तो मिल ही जाती है, एक्चुअली एडिशनल फीस लगती है, नॉर्मल फीस भी लगेगी, लेट फीस भी लगेगी। सिद्धार्थ बोल रहा है सर इसमें 31 जनवरी इज डे 0। वाओ, कैसे ये कमाल कैसे कर पाए सिद्धार्थ आप? सिद्धार्थ गंगराड़े 31 जनवरी को डे 0 बता रहा बच्चा। नहीं बेटा, कैसे होगा? सर ये 2 मार्च कैसे आ गया 60 दिन? ये 2 महीने नहीं है, माइंड इट, ये 2 महीने होते ना तो 1 मार्च होता भाई। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, और 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, पर ये 2 महीने नहीं है, ये 60 दिन है। ये छोटी छोटी सी बातें काम आती है। अभी क्या हुआ कि एक बार एक क्लाइंट का हमको एनुअल रिटर्न फाइल करना था, बीइंग एन आर्टिकल भी गलतियां हो जाती है सर आपके भरोसे, और आपने 2 महीने दिमाग में रख लिया। तो हमको क्या करना था कि ऐसी ही कुछ डे काउंटिंग थी, 1 मार्च 2 मार्च, मतलब वो अक्टूबर आ रहा था या बीच में ऐसा कुछ, बीच में अक्टूबर आ रहा था, तो अक्टूबर में 31 दिन हो जाते, 30 सितंबर से हमको 60 दिन गिनने थे, तो हमने गिन लिए 30 नवंबर, जबकि 30 सितंबर से 60 दिन 30 नवंबर नहीं होते, 29 नवंबर होता, क्योंकि अक्टूबर में कितने दिन है? 31, तो 29 को ग्वालियर में जमा होना था, तो 28 तारीख को यहाँ बस पे रखने थे डॉक्यूमेंट, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, 28 को बस पे रख देते तो 29 को सुबह वहां पहुंच जाते, तो 29 को आरओसी में जमा हो जाते। हम होशियार, हमने 29 को बस पे रख दिया यहाँ से, 30 को वहां पहुंच गया, वहां से फोन आ गया इसमें लेट फीस लगेगी। 100 रुपये लगी लेट फीस उस टाइम पे, मगर लगी तो सही, वो क्लाइंट से थोड़ी मांग सकते, और तो और सर से भी नहीं मांग सकते, वहां क्यों बेइज्जती करवाएं आप, जेब से भरने पड़ गए। फिर समझ में आया कि ये 2 मंथ्स नहीं है, ये 60 डेज। इस तरह की जो लर्निंग रहती है वो लाइफ टाइम याद रहती, बाकी अपन रट रट के पढ़ो तो भूल जाते। प्रेरणा इज आस्किंग फरवरी में 29 दिन होते सर तो क्या कर लेता आप? तो फिर 1 मार्च हो जाता, और 30 दिन होते सर तो। सर हम ना 60 दिन भी मिस कर गए, अब क्या बताएं, मतलब बोलते हुए शर्म तो नहीं आ रही है, पर कर गए। नहीं आती आजकल लोग को, कहाँ शर्म आती। एक्स्ट्रा 60 दिन मिलेंगे अब आपको, एक्स्ट्रा 60 दिन, तो 2 मार्च से और 60 दिन गिन लो, तो मार्च में हो गए 29 दिन, अप्रैल में हो गए 30 दिन, और 1 मई को हो गए और 1 दिन। देखो ना, 2 मार्च से 1 मई आएगी क्या यार? गिनो यार, 60 दिन गिन लो यार, भैया लोगों। भैया कितने दिन आ रहे हैं भैया? 1 मई बराबर है ना? अरे सर हम जैसे डिफॉल्टर्स को और 60 दिन दिए, हाँ, पर अब है ना लेट फीस ऐसी नहीं लगेगी, 200 रुपए 500 रुपए ऐसी नहीं लगेगी,
अब लेट फीस लगेगी 0.5%, 0.2%, 0.1%। अब वो 200 करोड़ का चार्ज था ना बेटा, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करो। 2 लाख का चार्ज है तो उस पर कैलकुलेट करो, 1 लाख का चार्ज है तो उस पर कैलकुलेट करो। अब फ्लैट फीस की जगह एड वैलोरम फीस लगेगी। एड वैलोरम क्या होता है? मतलब लैटिन वर्ड है एज अ परसेंटेज। नोट्स में शायद एड वैलोरम लिखा होगा, फिर तुम पढ़ोगे, फिर मुझसे डाउट पूछोगे, सर ये अजीब सा शब्द क्या लिखा है? लिखा है ना एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब एज अ परसेंटेज। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में फ्लरिश हुई, उसकी एक वजह यह भी है कि वो फ्लेक्सिबल रही। उन्होंने दुनिया भर के भाषाओं से शब्द अडॉप्ट कर लिए। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कई हिंदी शब्दों को अडॉप्ट कर लिया, वो ले लेते हैं वो। और हिंदी भाषी हमेशा ना प्योरिटी पे अड़े रहे कि शुद्धता मेंटेन करो, तो वो शुद्धता तो रह नहीं पाती, तो लोगों ने फिर भाषा ही छोड़ दी। छापो अगर छापना हो तो, वैसे जरूरत नहीं है। छप गया। समझ में आई कहानी? समझ में आएंगे? 30 दिन, स्टार्टिंग से 30 दिन, स्टार्टिंग से 60 दिन और फर्दर 60 दिन। स्टार्टिंग से 30 दिन नॉर्मल फीस, स्टार्टिंग से 60 दिन मतलब स्टार्टिंग से 30 और 60 के बीच में लेट फीस, और 60 के बाद 60 दिन परसेंटेज फीस। ये नहीं तो 120 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? बट ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे ना, इतने दिन हो गए फिर इतने दिन, 120 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, पर कॉपी चेकर कंफ्यूज हो गया, वो समझा आप फर्दर 120 लिख रहे हो तो काट देगा। भाषा वही बोलनी चाहिए जो कॉपी चेकर समझ में हमेशा। अच्छा कम्युनिकेशन वो नहीं है जिसमें शब्द भारी हो। अच्छा कम्युनिकेशन वो है जो सामने वाले को समझ में आ जाए। पुरानी यार, ये ना अभी बहुत घटिया कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। इसमें क्या हुआ कि बोल रहे हैं कि वो पहले नियम अलग थे, ये टाइम लिमिट है ना, पहले अलग थी, अब अलग है। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन है, 2 नवंबर 2018 से लगाई है, क्योंकि 1 नवंबर 2018 के बाद से लॉ चेंज हुआ था, अमेंडमेंट आया था, तो उस बात को भी 300 दिन निकल चुके हैं, तो अब ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आई एम श्योर इसमें आप सबसे ज्यादा डाउट पूछोगे, पर ध्यान रखना मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा। सर 1 मई को भी सॉल्व फाइल नहीं किया तो क्या होगा? खेल खत्म, फिर वॉइड, और क्या? मैं इसको एक बार समझाऊंगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। पहले का रूल के हिसाब से 1 जनवरी को आपने चार्ज क्रिएट करा तो 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर करा लेना चाहिए नॉर्मल फीस के अंदर साथ। नहीं तो पहले 30 के बाद 60 नहीं था, पहले 30 के बाद डायरेक्ट क्या था? 300। स्टार्टिंग से 30, स्टार्टिंग से 300, मतलब फर्दर टाइम कितना मिलता था? 270 दिन। पहले लॉ ज्यादा लिबरल था इस बात को लेके। तो लेट फीस लगती थी, लेट लास्ट डेट टू रजिस्टर विद एडिशनल फीस। और ये अगर आप 300 दिन की डेडलाइन भी चूक जाते तो भी अलाउड था सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। तो सर उसकी कोई लिमिट थी? नहीं नहीं, आपको 20 साल बाद भी याद आए तो आप चार्ज रजिस्टर करा सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। सुनो एक मिनट, पुराना कानून क्या था? 30 दिन, 300 दिन, अनलिमिटेड दिन, ठीक है ना? अब इनकी भाषा में बोलो तो नया कानून क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, फर्दर 60 डेज। सर लेकिन जो पुराने कानून में चार्ज हुए थे उनको तो अभी भी इन्फिनिट दिन मिलेंगे ना। मैंने क्या कहा, जब भी कोई नया कानून आ जाता है तो पुराने वालों को बस एक ट्रांजिशन पीरियड देते हैं। अरे एक जमाने में इररिडीमेबल डिवेंचर इश्यू करना अलाउड थे, फिर लॉ आ गया कि 10 साल से ज्यादा की इश्यू नहीं कर सकते। अब मत बोलना 20 तो अब हुआ है, तब 10 ही था। फिर लॉ आ गया कि 10 साल से ज्यादा अलाउड नहीं। तो प्रोफेसर जो पहले के रिडीमेबल है वो तो रहेंगे ना, तो उनको एक ट्रांजिशन दिया कि आज से 10 साल में खत्म कर लेना तुम्हारा किस्सा।
तो ऐसे इनको भी एक ट्रांजिशन टाइम दिया, और वो ट्रांजिशन टाइम क्या दिया? 6 महीने। 2 नवंबर 2018 के बाद 6 महीने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में उस चार्ज को रजिस्टर करा सकते हो, चाहे वो 50 साल पहले भी क्रिएट क्यों ना हुआ। कमिंस में ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 कमिंस होने के 6 महीने के अंदर अंदर की टाइम लिमिट उनको दी गई थी। तो सर क्या ये टाइम लिमिट अब खत्म हो गई है? ऑब्वियसली नवंबर 18 से लेके मई 19 के बीच में टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। तो सर क्या ये अब रेलिवेंट है? कंप्लायंस पर्पस से ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये तो दिन ही निकल गया। पर लिटिगेशन पर्पस से ये इंपॉर्टेंट है कि कोई इस समय का केस अब कोर्ट में आ जाए लड़ते हुए, या केस पेंडिंग है कोर्ट में चल रहा है, तो वो तो उसी दिन के कानून पे फैसला होगा। इसमें कुछ नहीं है परसेंटेज का। नहीं, बैंक वाले तो मैं बोल रहा हूं रियल लाइफ में बैंक वाले तो लोन हाथ में ही नहीं देते जब तक चार्ज रजिस्टर ना करा लो। सुन रहे हो आप? तब तक लोन डिसबर्स नहीं होता, आपके खाते में पैसे डालते नहीं हो तब तक। नहीं सर, डिसबर्स भी हो जाए तो उनका ब्याज का मीटर तो ऑन हो ही जाएगा ना। नहीं सर, हम तो टोटली डिफॉल्ट करते हैं तो लोन थोड़ा डूब जाएगा। लोन सिक्योर्ड से क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। अदिति, फीस जो भी प्रिस्क्राइब थी पुरानी वाली वही लगेगी। सर ये सारी टाइम लिमिट निकल जाए, पिछले स्लाइड की और इस स्लाइड की सब टाइम लिमिट निकल जाए, फिर क्या होगा? वो बता ही चुका हूं ना, वॉइड हो जाता है, वो आगे आ जाएगा। ये देखो सारी टाइम लिमिट निकाल दी सर हमने, आप बोलो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं, आपका चार्ज वॉइड हो जाएगा। सर तो फिर क्या होगा? यही तो बता रहा हूं, अगली स्लाइड पे आने तो दो मुझे। नैरो लैक, नैरो लैक। ROC to issue certificate of registration to company and charge holder। तुमने सब गलत गलत में तो दिमाग चला लिया, एक सही में भी तो चला लेते कि सर हम चार्ज रजिस्टर करेंगे तो होगा क्या? चार्ज रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, ROC एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज दे देगा, एक कॉपी दे देगा कंपनी को, एक दे देगा बैंक को, यानी चार्ज होल्डर। सर मेरे को देखना है कौन सी कंपनी ने कौन से चार्ज क्रिएट करे। क्यों, तुम शेयर होल्डर हो क्या? नहीं सर। तुम मनी लेंडर हो? नहीं सर। तुम हो कौन? फुर्सती हूं सर। क्या मैं देख सकता हूं? हाँ। क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? ना। चार्जेस की डिटेल तो फ्री वाले कॉलम में आ जाती है। चार्जेस की डिटेल तो फ्री फंड के श्रीखंड में ही आ जाती है। दिखाऊं क्या? सर पैसे नहीं लग रहे हैं तो फिर क्या है, दिखो दो यार। फ्री में दिखाओगे सर? हाँ फ्री में, एकदम टोटल फ्री। ये देखो वेबसाइट mca.gov.in। मोदी जी ने अपना फोटो कहीं नहीं छोड़ा यार, सब जगह लगा दिया। बताओ, लोग टीके लगा के आ रहे हैं, उसमें कार्ड मिल रहा है, उसमें भी मोदी जी हैं। पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहां मोदी जी हैं। मतलब मानना पड़ेगा, मैं तारीफ करता हूं इस बात पे उनकी कि देखो हर जगह पोज भी अच्छा करते हैं, वीडियो भी अच्छा बनवाते हैं। ये तो क्या है, घर में जैसे आपके जैसे फैमिली फोटो हो रहा है तो पापा इन लोगों को बताना पड़ता है कि ढंग से खड़े हो, मुस्कुराओ, फोटो तो खिंचवा लो कम से कम एक सबके साथ, ऐसे बताना पड़ता है। मोदी जी इस एज में भी एक्टिव और अलर्ट है इस बात को लेके कि उनका पोज सही आना चाहिए, कैमरे के एंगल सही आना चाहिए, फोटो हर जगह बराबर चिपका हुआ होना चाहिए। बहुत ही कैमरा फ्रेंडली पर्सन है यार। मतलब यहां पे फोटो है, इसमें मैं गया MCA सर्विसेज में। कहां पे आ गया? MCA सर्विसेज। MCA सर्विसेज में मैं आ गया यहां मास्टर डेटा।
कहां आ गया? मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में मैं आ गया व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। ये व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। यहां वो मुझसे पूछ रहा है कंपनी का नाम बता। सर हम गरीब थोड़ी हैं, हम तो सबसे अमीर कंपनी को देखेंगे। चलो खाली रिलायंस टाइप करके देखें तो क्या होता है, बैंड बच जाएगी अपनी। 200 से ज्यादा कंपनियां हैं इस नाम से। यहां नीचे लिखा है शोइंग 1 to 10 ऑफ 200 एंट्रीज। 200 रिलायंस के नाम दिखा रहा है। अरे नहीं भाई, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास। पर सर आपने तो कहा था एक नाम से दो कंपनी ही नहीं होती है। अरे तो रिलायंस ग्रुप की तो अलग अलग कंपनियां होगी ना। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी भी बहुत कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रियल गैसेस, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हो सकता है ये सारी कंपनियां भी मुकेश भाई की होगी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मुकेश भाई की ही होगी, क्योंकि और किसी को तो वो नाम रखने नहीं देंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थैंक्स टू एमसीए कि इनके कैप्चा बड़े अच्छे होते हैं। कई वेबसाइट में तो मैं 4-4 कैप्चा डालता हूं तो भी सही नहीं बैठते। राम ही जाने क्या लिखते हैं वो। रोबोट पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, पर इंसान तो नहीं पढ़ पा रहा है। पहले यस बैंक के कैप्चा ऐसे ही थे, अब तो सुधर गए वो, ये झटका लगा उसके बाद। यस बैंक के कैप्चा में मेरे को 3-3 4-4 अटेम्प्ट लगते थे। मैंने कहा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मैं कैप्चा में 4 अटेम्प्ट लगवा दिया तुमने। तुम यार कैसे लोग हो यार। बट इनके अच्छे हैं, पढ़ने में आ जाते हैं बड़ी आसानी से। और ना कैपिटल लेटर भी नहीं रखते हैं ये लोग। आहा, ये देखो रिलायंस के सारे चार्जेस की डिटेल, फ्री फंड का श्रीखंड। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, जो नए नए चार्ज होंगे वो नीचे आएंगे। ये देख रहे हो आप कितने सारे चार्ज है, तो भाई वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ कंपनी विद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 20 मई 2020 को ये चार्ज। देखो ऊपर टाइटल तो पढ़ लें किस बात की डिटेल चल रही है। देखो असेट अंडर चार्ज, चार्ज अमाउंट, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड स्टेटस। तो ये देखो, ये रहा, कहां गया कहां गया कहां गया। बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डेट फ्री कंपनी हो चुकी है मोस्टली, इसलिए यहां चार्जेस ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। जब लोन नहीं तो चार्ज किस बात का। मोस्टली तो लोन के लिए चार्ज क्रिएट होता है। तो एफडी बैंक में गिरवी रख दी, ये पता नहीं कितने जीरो लगे हुए हैं। 97 करोड़, 50 लाख नहीं, 975 करोड़, 0 लाख, 975 करोड़। यहां जीरो कितने पड़ जाते हैं यार, बहुत झंझट है। 20 मई को क्रिएट हुआ, 29 अक्टूबर को मॉडिफाई हुआ, अभी भी चार्ज ओपन है। फिर ये मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेज्ड, ये इतनी सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं एक के बाद एक। 1976 वाले चार्ज की डिटेल भी दी इन्होंने, जो अब क्लोज हो चुका है। ये देखो आप, यहां पे लास्ट वाला देखो, ये शायद 1500 करोड़ है। 24 जून 2020 को क्रिएट हुआ था, अभी भी चार्ज ओपन है। ये सारे चार्जेस की डिटेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, सब 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 कुछ यहां पे आपको मिलेगा। किसी भी कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिल सकती है। और इंफॉर्मेशन मुफ्त में देखो क्या मिलती है। ये देखो डायरेक्टर्स एंड सिग्नेटरीज डिटेल, निखिल मेसवानी, हीतल मेसवानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी। बिगिनिंग डेट क्या है इनकी डायरेक्टरशिप की? 1 अप्रैल 1977 से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। ओ 40 साल से ज्यादा हो गया सर। 43-44 साल से ही डायरेक्टर हैं। हाँ जी हाँ, ये हैं। ये सारे की मैनेजरल पर्सन है, इसमें डायरेक्टर्स भी हैं और कुछ दूसरे सिग्नेटरीज भी हैं, जिनके आगे ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये 000, ये डिन नंबर है, ये मतलब ये डायरेक्टर है। और जिनके आगे ये लिखा रहा है, ये पैन नंबर है, ये वाला पैन नंबर है, तो मतलब ये कुछ और होंगे, सीईओ, सीएफओ,
अदर देन डायरेक्टर जो की मैनेजरल पर्सन होते हैं उनको डिन की जरूरत नहीं होती ना, तो फिर उनका डिन नहीं होता है, फिर उनका पैन लिखा होता है। ये सारे के सारे डायरेक्टर। और कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये देखो, ये कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑथोराइज कैपिटल, ये देखो ये रही ऑथोराइज कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 8th of May 1973, और ये एड्रेस 3rd फ्लोर मेकर, ये नरीमन पॉइंट मुंबई, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी savitri.parekh@ril.com, लिस्टेड, एक्टिव, कंप्लायंट। आखिरी बैलेंस शीट जो आरओसी में फाइल्ड है वो कहां की है, 31 मार्च 2020 की है। ये सारी जानकारी मुफ्त में इंक्लूडिंग चार्ज। सर चार्ज के बारे में ना मेरे को इसमें वजह नहीं है, मेरे को और डिटेल चाहिए, वो मिल जाती, फिर पैसे देके 100 रुपए दो, फिर और बहुत सारी फर्दर डिटेल भी आपको मिल जाती है। थैंक्स टू दिस यार, व्हेन आई वाज आर्टिकल तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। कोई जानकारी चाहिए तो आरओसी ग्वालियर जा करके और वहां से निकाल करके इंस्पेक्शन करके लानी पड़ती थी, बड़ा मुश्किल काम था। अब तो लाइफ बड़ी सिंपल हो गई है। आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इश्यू कर देगा। सर कई सारे अमाउंट के आगे असेट नेम क्यों नहीं थी? बेटा मुफ्त में तो इतना ही मिलेगा ना, और जानकारी चाहिए तो पैसे लगते हैं। इफ नॉट रजिस्टर्ड लिक्विडेटर विल इग्नोर इट। ये चलो फिर इसको अब कल लिख लेंगे इस वाले पार्ट को। हाँ बोलो। एक्टिव मतलब ई फाइलिंग के लिए वो एक्टिव हैं कि नहीं है। ई फाइलिंग अगर उनकी बंद हो जाती है तो इनएक्टिव कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी, फिर वो डोरमेंट कर देगा आरओसी उसको। क्लोज्ड मतलब लोन रीपे हो जाते हैं तो चार्ज रिलीज हो जाता है। भाई ऐसा तो बैंक बोलेगा नहीं कि चलो यार बहुत हुआ, आज के बाद तो आप पे भरोसा है तो चलो लोन को अनसिक्योर्ड कर देते हैं, चार्ज क्लोज कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। मोस्टली चार्ज क्यों क्लोज होता है? क्योंकि लोन रीपे हो जाता है। पढ़ेंगे ना बेटा, ये चैप्टर 77 से 87 तक इसीलिए तो है। चलिए जी, बाकी सवाल जवाब आप कल कर लेंगे, 1 क्वेश्चन अ डे भी कल देखेंगे। थैंक यू।